हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। और करेंटली जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा लेक्चर 3 था और उसमें हमने जो है वो कैल्विन साइकिल जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। कैल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल। और कल की क्लास जो थी उसमें हमने ये भी देखा था कि कहाँ पे ATP और NADP जो है उसका यूज़ होता है। और इसमें फिर उसको मैंने बताया था कि ATP और NADPA जो होता है वो बनता कहाँ है, पहले फॉर्म कहाँ होता है, उसकी यूजेस कहाँ होती है। और बायोसिंथेटिक फेज़ यानी कि डार्क फेज़ जो है वहाँ पे इस ATP NADPH का यूज़ होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से बाहर। और उसके बाद C3 साइकिल जो था यानी कि कैल्विन साइकिल वो स्टार्ट हो चुका था। इसमें 3 स्टेप्स मैंने बताया था आपको, दैट इज़ कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इसमें हमने बताया था कि 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है RUBP, जो कि बाहर से एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसके साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को के प्रेजेंस में क्या बनाता है, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। ये 6 कार्बन का जो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनता है, क्योंकि PGA क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो इसीलिए 2 मॉलिक्यूल बनता है उसका PGA का। और यहाँ से फिर रिडक्शन होकर ट्रायोस फॉस्फेट बनता है और फिर यहाँ से रीजनरेशन होकर RUBP फिर से रीजनरेट हो जाता है। और जो पहला हमारा ये था हमारा रिडक्शन प्रोसेस, उसमें 2 ATP और 2 NADPH क्या होता है, यूज़ होता है। और जो रीजनरेशन वाला पार्ट था वहाँ पे 1 ATP यूज होता है। और टोटल जो है 6 बार जब साइकिल चलती है तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें कल वाली क्लास में हो चुकी थी। और मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है 3 कार्बन का यहाँ पे C3 साइकिल में वो होता है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो होता है 5 कार्बन का कंपाउंड यानी कि RUBP। और यही 5 कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो अभी जो है आज की क्लास में हम C3 साइकिल जो है इसको ही कंटिन्यू रखेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे और C4 साइकिल जो है उसको भी हम कवर करेंगे इसमें। तो हम C3 साइकिल जो है उसको अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली जो हर एक CO2 मॉलिक्यूल जो इंटर कर रहा है कैल्विन साइकिल में, मतलब क्या हो रहा है कि सबसे पहले RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा है। तो हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो है जो भी इंटर कर रहा है कैल्विन साइकिल में, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP लग रहा है और 2 NADPH। जो 2 ATP है और 2 ATP होता है और जो 2 NADPH है वो बेसिकली हमारा रिडक्शन प्रोसेस में लग रहा है। और 1 ATP जो है वो हमारा लग रहा है रीजनरेशन वाले पार्ट में। तो टोटल का टोटल हर एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP लगेगा और 2 NADPH लगेगा। इस पॉइंट को याद रखना अच्छे से। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये एक CO2 की बात चल रही है, लेकिन हमारा एक CO2 ये एक कैल्विन साइकिल चल रहा है। टोटल 6 बार जब कैल्विन साइकिल चलेगी तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा यानी कि C6H12O6 है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ये एक कार्बन का है और जो ग्लूकोज है वो हमारा 6 कार्बन का है। तो बेसिकली 6 बार क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगा यानी कि 6 कार्बन की हमें ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 टर्न्स ऑफ साइकिल जो होगी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब 6 साइकिल का मतलब है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यानी कि 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने ATP और NADPH लगेगा तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड जब था तो हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH लग रहा था। तो वैसे ही अगर 18 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड है अगर, तो एक के लिए 3 लग रहा है तो 6 के लिए कितना लगेगा, 18 लगेगा। यानी कि 18 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए और 2 NADPH चाहिए जब एक कार्बन डाइऑक्साइड था। लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 × 2 यानी कि 12 जो है वो NADPH हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके लिए 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम इससे ही अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करें तो बेसिकली हमारा जो ग्लूकोज की बात कर लिए, लेकिन सुक्रोज जो होता है वो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है उससे मिलके बनता है। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज जो है इससे मिलके बनता है हमारा सुक्रोज। तो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है उसकी फॉर्मूला भी होती है C6H12O6 और जो फ्रुक्टोज होता है वो भी होता है C6H12O6। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ग्लूकोज ही हम कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि एक होता है हमारा एल्डिहाइड और दूसरा होता है हमारा कीटोन ग्रुप।
तो यहाँ पे दोनों को हम अगर ग्लूकोज ही मान ले, यानी कि 6 कार्बन का ही है, तो 6 कार्बन ही अगर मान ले, तो एक के लिए हमने देखा था कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हमें 18 एटीपी और 12 NADPA चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए हमारे पास हो जाएगा 18 + 18 यानी कि 36 ATP और 12 + 12 यानी कि 24 NADPA चाहिए होगा। ठीक है, और ये जो C3 साइकिल होता है ये कॉमन होता है सारे प्लांट्स में, सारे तरह के प्लांट जो होता है इसमें हमें कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि C3 साइकिल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात कर ले, यहाँ पे जो है कुछ और पॉइंट दे रखा है NCERT में कि साइंटिस्ट ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन और एनी अदर प्रोडक्ट इन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे कि अगर साइंटिस्ट जो है वहाँ पे और देख रहे थे कि क्या सारे तरह के जो प्लांट्स होता है उसमें पहला जो CO2 का फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है क्या वो PGA ही है वो, या फिर किसी कोई और भी प्रोडक्ट हमें किसी और दूसरे प्लांट में कोई अदर तरह का प्रोडक्ट जो है CO2 फिक्सेशन का वो भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है उन्हें बहुत सारे रिसर्च के बाद देखने को मिला कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वाज फाउंड टू बी अ 4 कार्बन का कंपाउंड, और ये 4 कार्बन का कंपाउंड जो था जो कि डिफरेंट प्लांट में हमें देखने को मिला था वो था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी जिसको हम OA कहेंगे। ये एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड होता है और ये तरह का जिसमें हमें CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है 4 कार्बन का कंपाउंड OA, ये होता है बेसिकली C4 प्लांट्स में, जिसको C4 पाथवे कहते हैं या फिर हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहेंगे। तो अब जो है हमारा C3 हो चुका है तो हम C4 पाथवे जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा C4 पाथवे है जिसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, तो हैच एंड स्लैग पाथवे जो होता है ये किस प्लांट्स में देखने को मिलता है, बेसिकली C4 प्लांट्स में। और ये जो C4 प्लांट्स होता है ये अडेप्टेड होता है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये तरह के प्लांट्स। और OA जो होता है इसका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, ऐसा मैंने अभी अभी आपको बताया। और ये यूज़ करता है C3 पाथवे एज देयर मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब C3 पाथवे जो होता है वो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता है। बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब फूड की सिंथेसिस के लिए जो मेन पाथवे होता है वो हर एक प्लांट्स के अंदर C3 पाथवे यानी कि कैल्विन पाथवे ही होता है। लेकिन अगर हम C4 प्लांट्स की बात कर लें तो यहाँ पे C3 पाथवे तो होता ही है, उसके साथ साथ C4 पाथवे भी यानी कि हैच एंड स्लैग पाथवे भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं रुबिस्को के ऊपर। रुबिस्को जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है होल बायोस्फीयर पे। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अबंडेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाले जो एंजाइम होता है हमारे पूरे बायोस्फीयर में वो रुबिस्को ही होता है। इसकी एफिनिटी होती है दोनों के साथ, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ ही बाइंड कर सकता है। जैसे कि अगर हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों की अगर क्वांटिटी यानी कि कंसंट्रेशन अगर सेम है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी जो है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा है। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है तो रुबिस्को जो होता है वो बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है तो रुबिस्को जो होता है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर ले, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ही बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से तो रुबिस्को उसके साथ जाके बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं C4 प्लांट यानी कि हैच एंड स्लैग पाथवे में ही अगर हम देखें C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट जो होता है वो स्पेशल होता है। स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि इसकी अलग तरह की क्या होती है, लीफ की एनाटमी होती है, यानी कि लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है इंटरनल स्ट्रक्चर वो अलग तरह की होती है जिसको हम क्रैंज एनाटमी कहते हैं। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, ये दिखा सकते हैं हायर रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटी जो होती है उससे ये रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ये एब्सेंट होता है। आगे जो मैं बताऊंगी फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, यहाँ पे हम याद रखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें C4 प्लांट्स के केस में एब्सेंट होता है। और इसके पास जो होता है ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास हमें देखने को मिलता है C4 प्लांट्स में। ठीक है, अब हम जो इसकी लीफ एनाटमी की बात की है यानी कि क्रैंच एनाटमी जिसको वृत्त एनाटमी भी कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो बेसिकली हमारा अंदर होता है वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह होगा। तो वेस्कुलर बंडल के बाहर जो होता है हमें लार्ज सेल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। और बंडल शीथ सेल जो होता है ये बहुत सारे लेयर्स में होता है, सेवरल लेयर्स में। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये थिक वॉल्ड होता है
और इतना थिक वर्ड होता है कि ये इम्परवियस होता है गैसेस से, यानी कि जो है इम्परवियस होता है गैसेस से। इसका मतलब है कि जो है गैसेस यहाँ पे आ नहीं सकती है और बाहर लीक नहीं हो सकती है, और ये एक्सचेंज करता है गैसेस एक्सचेंज से। और यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होता है, थिक होता है, ठीक है। और इसके बाहर जो होता है प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स, बड़े बड़े से मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होता है। और ये तरह का जो प्लांट्स है उसका एग्जांपल है शुगर केन, मेज और शॉर्गम। इसे क्वेश्चन आता है तो इसको हम याद रखेंगे कि शुगर केन, मेज और शॉर्गम जो है वो C4 प्लांट्स होते हैं। इसके बाद जो है हम C4 प्लांट जो है इसमें देख लेते हैं आखिर हमें देखने को क्या क्या मिलता है। तो C3 प्लांट्स में जो है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो था वो हमारा पेप था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, C4 प्लांट्स में जो मेन मतलब CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो OA देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ जो है अंदर में बाई कार्बोनेट और पेप, यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड, ये जो है मिलके क्या बना लेते हैं, ओआ बनाता है, यानी कि 4 कार्बन का कंपाउंड। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको हम पेपकेस कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम फिक्सेशन कहते हैं। इसके बाद ये ओआ जो होता है ये कहाँ आता है, बंडल शीथ सेल में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं कि ये हमारा होता है मेसोफिल सेल और ये होता है हमारा बंडल शीथ सेल, ठीक है। ये हमारा मेसोफिल सेल है और ये हमारा बंडल शीथ सेल है। इसकी ये बाहरी वाली वॉल क्या है, सेल वॉल है। इसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो कनेक्शन है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल है, 2 सेल के बीच की जो कनेक्शन होती है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओआ बना है उसका बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, बंडल शीथ सेल में, और यहाँ पे जाके ये कन्वर्ट होता है, ओआ कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टिक एसिड या फिर मैलिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड होता है। यहाँ से एक कार्बन हटेगा जिसको हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हटना क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और एक कार्बन हटा और बाकी का जो 3 कार्बन का कंपाउंड बचेगा वो रीजनरेट होकर फिर से पेपकेस बना लेगा। यहाँ पे पेपकेस यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा है तो वो क्या करेगा, दैट इज कैल्विन साइकिल परफॉर्म करेगा। और मैंने आपको बताया है कि कैल्विन साइकिल जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, सारे तरह के प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। तो C3 प्लांट्स में यहाँ पे C3 प्लांट जो था उसके केस में हमें देखने को मिला था 3 ATP 2 NADPH, जो कि यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल देखने को मिल रहा है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं इसके केस में 2 ATP यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस रीजनरेशन प्रोसेस में यहाँ पे 2 ATP यूज़ होगी। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 5 ATP हो जाएगा और 2 NADPH होगा, ठीक है। और जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो रिच होते हैं रुबिस्को में बट लैक पेपकेज। यहाँ जो बंडल शीथ सेल होता है यहाँ पे हमें रुबिस्को देखने को मिलेगा, और लेकिन पेपकेज जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि पेपकेज जो होता है ये हमें मेसोफिल सेल में देखने को मिलता है। जब बाइकार्बोनेट जो होता है ये पेप के साथ मिलके ओआ बनाता है तब पेपकेज हमें देखने को मिलता है। इसकी जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट्स के वो होता है पेप, जो कि मेसोफिल सेल के अंदर देखने को मिलता है। और जो एंजाइम होता है फिक्सेशन में वो होता है पेपकेस। और मेसोफिल सेल जो होता है दे लैक द रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम जो होता है इसमें नहीं होता, मेसोफिल सेल के केस में एब्सेंट होता है। और ओआ जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा मेसोफिल सेल के अंदर। और मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड जो होता है ये बंडल शीथ सेल में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमारा प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली इसको हम C2 पाथवे कहते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो RUBP जो होता है ये इसे कंबाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे RUBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ये बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है और प्लस 3 कार्बन का एक एसिड बनेगा, ठीक है। तो 2 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसको हम C2 साइकिल कहते हैं। और ये 2 कार्बन का कंपाउंड का नाम याद रखना है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे कोई भी ATP NADPH जो होता है ये फॉर्म नहीं होता है, उल्टा ATP यहाँ पे यूज़ हो जाता है। कोई शुगर की सिंथेसिस नहीं होगी, CO2 फिक्सेशन नहीं होगी, लेकिन CO2 इवॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, और इसीलिए इसको हम एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, 3 तरह की ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहती है। और जो C3 प्लांट जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को के साथ, और यहाँ पे CO2 फिक्सेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है C3 प्लांट्स के केस में। लेकिन जो C4 प्लांट्स होता है इसमें फोटो रेस्पिरेशन जो होता है डज नॉट अकर। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हमें देखने को ही नहीं मिलता है इसके केस में।
C4 प्लांट्स के केस में, इसीलिए दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज CO2 कंसनट्रेशन। इनके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है टू इंक्रीज द CO2 कंसनट्रेशन, और ये CO2 कंसनट्रेशन बढ़ा के यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ये कम कर देता है, जिससे ये CO2 के साथ ही सिर्फ फिक्स कर पाता है और यहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारे फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर बातें। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि सॉरी फोटोसिंथेसिस जो है उसके ऊपर होगी। तो आने वाली क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, और आज की जो लेक्चर थी वो यहाँ तक थी, यहाँ तक ओवर हो चुकी है। और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए आप इसको अच्छे से, और हैंड रिटन नोट्स के लिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।